जय हिंद। आज हम लोग ज्योग्राफी का दूसरा टॉपिक सोलर सिस्टम को समझेंगे। इस टॉपिक पे मुख्यतः जो हम लोग बात करेंगे वो हमारे सोलर सिस्टम में उपस्थित अलग अलग जो सदस्य हैं उनके विशेषताओं को समझेंगे। तो शुरुआत जो हम लोग करते हैं वो हम लोग समझते यहाँ से करते हैं कि सोलर सिस्टम कहते किसे हैं। तो सूर्य तथा उसका चक्कर लगा रहे अलग अलग ग्रह, सूर्य तथा उसका चक्कर लगा रहे अलग अलग ग्रह तथा उन ग्रहों का चक्कर लगा ले अलग अलग उपग्रह तथा हमारे इस सिस्टम में उपस्थित अलग अलग क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के सम्मिलित समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। तो हमारा ये जो सोलर सिस्टम है उसका जो मुखिया है वो है हमारा सूर्य। तो शुरुआत हम लोग सूर्य के साथ करते हैं। तो सूर्य जो है वो एक तारा है। तारा किसे कहते हैं, तो तारा उसे कहते हैं जिसके पास खुद का अपना क्या हो, प्रकाश और ऊर्जा, उसे हम लोग तारे का रूप देते हैं। तो हमारा सन जो है, हमारा जो सूर्य है जिसे हम लोग दिनकर या प्रभाकर के नाम से भी जानते हैं, उसे वो क्या है, एक तारा है। ये जो तारा है वो बहुत सारे तारों का एक समूह जिसे हम लोग गैलेक्सी कहते हैं, उसका एक लौता ये क्या है, एक तारा है। और ये तारा जो है वो किसका हिस्सा है, तो ये हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का क्या है, एक हिस्सा है। तो अगर हम इसे मान लेते हैं कि हमारा ये सूर्य है, अब ये समझिए हमारा ये जो सूर्य है वो नए तारों की गिनती में आता है। क्यों? क्योंकि जितने भी नए तारे होते हैं वो किसी भी गैलेक्सी के जो होते हैं वो भुजाओं पर स्थित होते हैं। तो हमारा जो सूर्य है वो भी कहाँ स्थित है, तो हमारे मिल्की वेव के भुजाओं पर स्थित है। ये है हमारा सूर्य। अगर देखा जाए कि हमारा सूर्य का सबसे नज़दीकी और कौन सा तारा है, तो हमारे सूर्य का जो सबसे नज़दीकी तारा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगर बात करें कि हमारे पास का सबसे चमकीला तारा कौन है, तो सबसे चमकीला जो तारा है वो है सीरियस। तो यहाँ देखिए, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा सूर्य, सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और सबसे चमकीला तारा कौन है, सीरियस। तो ये तीन जो क्वेश्चन थे वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर सूर्य का पड़ोसी पूछा जाए तो वो हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सबसे चमकीला तारा सीरियस। तो ये थे कुछ सूर्य के बारे में विशेष जानकारी। अब ये समझते हैं कि ये जो सूर्य है वो क्या निकालता है, प्रकाश और ऊर्जा को निकालता है। तो इसको प्रकाश और ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो देखिए कोई भी जो तारा होते हैं उनके लिए प्रकाश और ऊर्जा का जो सबसे बड़ा काम होता है वो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। न्यूक्लियर फ्यूजन किसे कहते हैं, तो दो आइटम्स को जब एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तो हमारा जो इतने भी तारे हैं, चाहे वो हमारा सूर्य है चाहे कोई और तारा हो, उन सारे तारों में क्या देखा जाता है कि वहाँ क्या होता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। अब जितने भी तारे हैं उनमें क्या होता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, और ये हाइड्रोजन क्या करता है, हीलियम में कन्वर्ट करता है। जैसे जब हम दो हाइड्रोजन को क्या करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे, तो ये क्या कर जाता है, ये हीलियम में कन्वर्ट कर जाता है। और इसी हीलियम में कन्वर्ट करने के कारण क्या होता है, बहुत सारा क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है, जो सूर्य के लिए क्या करता है, एनर्जी का काम करता है। और इसी एनर्जी को क्या करता है, वो रेडिएट कर देता है, जिससे आसपास जो होता है वो क्या हो जाता है, रोशनी बिखर जाती है, और इन सारे प्लैनेट्स को क्या मिल जाती है, उनकी ऊर्जा मिल जाती है। तो किसी भी तारे के लिए क्या जरूरी है, नाभिकीय संलयन जरूरी है। ये नाभिकीय संलयन जब तक होता रहेगा तब तक ये तारे जीवित रहेंगे। जिस दिन ये नाभिकीय संलयन होना बंद हो गया उस दिन वो तारे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो अगर देखा जाए कि हमारे हाइड्रोजन, हमारा जो सन है उसमें कितने % हाइड्रोजन उपस्थित है, तो उसमें 74% जो है वो हाइड्रोजन उपस्थित है। वहीं अगर हीलियम की बात करें तो 25%, और 1% जो है वो अदर गैसेस क्या है, हमारे सन के पास उपस्थित है। अब हमारा ये जो सन है, ये सन के क्या है, कुछ 8 बड़े जो है वो मेंबर हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं। तो प्लैनेट्स उसे कहते हैं जिसके पास खुद का अपना हीट और एनर्जी नहीं हो, बल्कि वो किसी दूसरे तारों पर क्या है, अपने जीवन के लिए अस्तित्व रखता हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं, या जिसे ग्रह करते हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम में जो है वो टोटल 8 ग्रह थे। पहले 9 थे, बाद में से 2006 में हटा दिया गया। तो अभी प्रेजेंट में कितने ग्रह हैं, तो टोटल 8 ग्रह हैं। अब इनके बनावट के आधार पर इन ग्रहों को हम लोगों ने 2 भाग में बांट दिया। आगे के जो 4 ग्रह हैं, आगे के जो 4 ग्रह हैं, ये सारे जो ग्रह हैं वो चट्टान से बने हुए हैं। वहीं पीछे के जितने भी 4 जो ग्रह हैं वो सारे जो ग्रह हैं वो गैस के बने हुए हैं। आगे के जो ग्रह हैं उन्हें हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या आंतरिक ग्रह के नाम से भी जानते हैं, और पीछे के जो ग्रह हैं उन्हें हम जोवियन प्लैनेट या ब्रह ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अगर इनके साइज के हिसाब से बांटा जाए तो जो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति, जो दूसरा सबसे बड़ा है वो है शनि, तीसरा अरुण और चौथा वरुण। वहीं 5वां जो है वो है हमारी पृथ्वी, 6ठा है हमारा शुक्र, 7वां है हमारा मंगल, और 8 है हमारा बुध। तो ये साइज के क्रमांक से उपस्थित है। तो ये आपको याद करना जरूरी है। पीछे का 4 एक साथ हो जाएगा, और 1 हो जाएगा हमारा सूर्य 5th में, 6th में हमारा हो जाएगा शुक्र, 7th में मंगल, और 8 हो जाएगा बुध। अब देखिए
इन सारे ग्रहों में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन है? बृहस्पति। तो हमारे जो जोविन प्लैनेट है उसे कभी कभी हम लोग बृहस्पति ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम लोग आंतरिक ग्रहों में लें तो इस ग्रहों में सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है हमारा पृथ्वी। तो इसलिए पृथ्वी, इसको क्या कहते हैं हम लोग? आंतरिक ग्रह को हम लोग पृथ्वी ग्रह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो है वो पृथ्वी और इसमें जो सबसे बड़ा है वो बृहस्पति। अब एक एक करके हम लोग इन ग्रहों के कुछ कुछ अलग अलग विशेषताओं को समझेंगे। तो शुरुआत हम लोग करते हैं बुध ग्रह के साथ, जिसे हम लोग मरकरी भी कहते हैं। तो ये जो मरकरी है ये सूर्य का क्या है? सबसे नज़दीकी ग्रह है। तो अगर सूर्य के बाद जो सबसे पहला जो ग्रह आता है वो कौन सा है? तो वो है हमारा मरकरी। और ये मरकरी जो है ये इन सारे ग्रहों में क्या है? सबसे छोटा। तो ये क्या है? इसकी दूसरी खासियत है, ये सबसे नज़दीक है और ये क्या है? सबसे छोटा। नज़दीक होने के कारण ये जो सूर्य का जो चक्कर है वो क्या करता है? जल्दी से पूरा कर लेता है। तो इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितने दिन का समय लगता है? तो इसे एक सूर्य का चक्कर लगाने में 88 डेज का क्या लगता है? वक्त लगता है। वहीं अगर बात करें कि वो अपना चक्कर कितने दिन में लगाता है, तो उसे अपना एक चक्कर पूरा करने में इसे 59 डेज का वक्त लगता है। अब बात करें कि क्या हमारे बुध के पास किसी भी प्रकार की हवा मौजूद है? तो नहीं, हमारे बुध के पास किसी भी प्रकार की हवा मौजूद नहीं है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की वायुमंडल उपस्थित नहीं है। तो इसके पास क्या है? वायुमंडल का अभाव है। सूर्य के नज़दीकतम होने के कारण यहाँ क्या पड़ती है? सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और होता क्या है कि यहाँ पे वायुमंडल तो उपस्थित है नहीं, तो वायुमंडल उपस्थित ना होने के कारण यहाँ दिन और रात का जो तापमान होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है? ऊपर नीचे होता है। जहाँ दिन का तापमान यहाँ 420 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, वहीं रात का जो तापमान है वो -180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई वायुमंडल उपस्थित नहीं था। अगर वायुमंडल उपस्थित होता तो यहाँ पर इतना ज़्यादा मौसम का क्या होता? उतार चढ़ाव देखा नहीं जाता। अगर बात करें कि इसके पास कोई उपग्रह है, उपग्रह किसे कहते हैं? तो उपग्रह उसे कहते हैं जो किसी सन का चक्कर ना लगाकर किसी प्लैनेट का चक्कर लगाते हैं। तो वैसे उसे क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। इंग्लिश में इसे सैटेलाइट कहा जाता है। तो क्या माने कि हमारे बुध के पास कोई उपग्रह है? तो हमारे बुध के पास कोई उपग्रह उपस्थित नहीं है। पहले इसके पास बुध और शुक्र के पास जो थे वो उपग्रह मौजूद थे, लेकिन सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये सारे क्या हो गए? ये इन दोनों के जो उपग्रह थे उसे सन ने क्या किया? अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो अभी बुध और जो शुक्र है उसके पास किसी भी प्रकार के उपग्रह मौजूद नहीं है। बुध का जो एक सबसे अच्छा खास फीचर है वो है कि इसके पास जो है वो चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। तो किसके पास? बुध के पास। तो ये बुध से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो वो प्लैनेट है वो है हमारा शुक्र या वेनस। ये वेनस जो है ये सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला, सबसे ब्राइटेस्ट जो प्लैनेट है वो कौन सा प्लैनेट है? शुक्र प्लैनेट है। और ये ब्राइटेस्ट होने के कारण क्या है? ये सबसे सुंदर प्लैनेट है। अगर सबसे सुंदर प्लैनेट देखा जाए तो सबसे सुंदर प्लैनेट कौन सा हो जाएगा? वेनस हो जाएगा। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। वेनस को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बनावट के आधार पर देखा जाए तो ये बिल्कुल हूबहू कैसी दिखती है? तो हमारे पृथ्वी के जैसी दिखती है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन, कभी कभी इसे पृथ्वी की मौसी, बुआ, जितने भी रिलेशंस के नाम है वो इनके साथ क्या कहते हैं? जोड़ दिए जाते हैं। अगर बात किया जाए तो ये जो शुक्र है ये सबसे गर्म है। सबसे इन सारे प्लैनेट्स में अगर सबसे जो गर्म प्लैनेट है वो कौन है? हमारा शुक्र। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि सबसे ज़्यादा सन से कौन नज़दीक है? तो बुध है। तो उस हिसाब से हमारा शुक्र कैसे गर्म हो गया? देखिए, बुध के पास किसी भी प्रकार की एटमॉस्फेयर नहीं है, इसके कारण यहाँ दिन बहुत ज़्यादा गर्म होता है और रात बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। लेकिन हमारा जो शुक्र है, यहाँ का जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है? बहुत ज़्यादा, लगभग 96% जो यहाँ हवा में जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और कार्बन डाइऑक्साइड का एक खासियत ये है कि वो किसी भी गर्मी को क्या करता है? ऑब्जॉर्व करके रख लेता है। मतलब गर्मी को रेडिएट नहीं करता बल्कि वो सोख कर रख लेता है, जिसके कारण ये जो हमारा जो शुक्र है वो क्या हो जाता है? सबसे गर्म प्लैनेट हो जाता है। और यहाँ का अगर टेम्परेचर की बात किया जाए तो लगभग 600 डिग्री क्या है? सेल्सियस गर्म है। एक बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस गैस के कारण जो है वो शुक्र जो है वो गर्म है, तो वो उसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए हमारे पृथ्वी पर क्या हो रहा है कि हमारे पृथ्वी से जो गाड़ियों से जो धुआं निकला उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी पे भी क्या हो रहा है? दिन पर दिन गर्मी क्या होते जा रहा है? बढ़ते चला जा रहा है, जिसके कारण हमारे जो आर्टिक और अंटार्कटिक रीजन्स में जितने भी ग्लेशियर्स है वो दिन पर दिन क्या होते जा रहे हैं? पिघलते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हो सकता है अगर हम लोगों ने इन सारी चीज़ों पर कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले समय में हमारे पृथ्वी पर भी क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाएगी, जिसके कारण सारा पानी जो है वो भाप बनकर उड़ जाएगा और हमारा जीवन क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है इसलिए इसे रेडल प्लैनेट या प्रेशर कुकर के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रेशर कुकर और रेडल प्लैनेट किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। अब बात करें कि क्या यहाँ कोई उपग्रह है? तो इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है, जैसे बुध के पास कोई उपग्रह नहीं था। ये जो हमारा शुक्र है ये उल्टा घूमता है। उल्टा का मतलब समझिए,
ये है हमारा सन, और इन सन का सारा चक्कर कौन लगाता है? प्लैनेट्स लगाते हैं। किस पाथ पे? इलेक्ट्रिकल पाथ पे। इलेक्ट्रिकल पाथ क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। हमारा जितने भी प्लैनेट्स है वो हमारे किसी भी हमारे सन का जो चक्कर लगाते हैं वो सर्किल पाथ पे नहीं लगाते बल्कि इलेक्ट्रिकल पाथ पे लगाते हैं। ये होता है इलेक्ट्रिकल पाथ, इस पाथ पे लगाते हैं। आप एक रबड़ ले लीजिए और उस रबड़ के दोनों छोर से उसको खींच दीजिए, तो ये जो पाथ बनेगा इसी पाथ को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पाथ। इसे बताने का काम जो था वो केपलर ने किया था। तो इलेक्ट्रिकल पाथ का बताने का काम किसने किया? केपलर ने किया। तो जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन का जो चक्कर लगाते हैं वो सर्कुलर पाथ पे ना लगा के इलेक्ट्रिकल पाथ पर लगाते हैं। और जितने भी प्लैनेट्स हैं, मान लीजिए ये सन है, ये हमारी पृथ्वी है, तो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारा जितने भी प्लैनेट्स हैं वो जो सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं? लगाते हैं। लेकिन हमारा शुक्र और अरुण ये दो ऐसे प्लैनेट हैं जो सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं वो क्लॉकवाइज लगाते हैं, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर लगाते हैं। और बाकी जितने सारे प्लैनेट्स हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर लगाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पूरब में क्या होता है? सूर्योदय होता है। तो ये दोनों प्लैनेट्स क्या है? जो उल्टा चक्कर लगाते हैं, मतलब क्लॉकवाइज लगाते हैं, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर लगाते हैं। तो ये इसकी क्या है? विशेषताओं में शामिल है। ये शुक्र और अरुण की विशेषताओं में शामिल होता है। इसके अलावा ये इतना ज़्यादा चमकीला तारा है कि इसे सांझ तथा भोर का तारा कहते हैं, या इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के भी नाम से भी जाना जाता है। जब तक सूरज की रोशनी पूरे जगह बिखर नहीं जाती तो जो सबसे आखिर तक जो तारा दिखता है वो तारा नहीं होता बल्कि वो कौन सा होता है? वेनस होता है। और शाम में जब तक पूरी तरीके से सूर्य नहीं डूब जाए और जो सबसे पहले जो तारा हमको दिखता है वो कौन सा दिखता है? तो वो शुक्र दिखता है। सूर्य हमें तारे के रूप में क्यों दिखता है? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है, इसलिए हमें वो कैसे दिखता है? छोटे बिंदु के रूप में दिखता है। इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? इवनिंग और मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में कहते हैं इसे सांझ तथा भोर का तारा भी कहते हैं। उपग्रह तो समझ में आई है। अगर बात करते हैं कि ये कितने दिन में सन का एक चक्कर लगाता है, तो इसे सन का एक चक्कर लगाने में 255 दिन का क्या लगता है? समय लगता है। वहीं अपने एक्सिस पे इसको घूमने में कितने दिन का समय लगता है? तो 243 दिन में ये अपना एक चक्कर पूरा करता है। सोच लीजिए, मतलब वहाँ एक दिन कितने दिन का? वहाँ एक दिन होगा कितने दिन का? 243 दिन का, अगर पृथ्वी के कंपेरिजन में देखा जाए तो नेक्स्ट जो हमारा प्लैनेट है वो है हमारी पृथ्वी। अगर बात किया जाए कि इन सारे प्लैनेट्स में किस प्लैनेट पर जीवन है, तो वो है हमारी पृथ्वी, जिस पर क्या है? जीवन संभव है। इस पर जीवन क्यों संभव है? क्योंकि इस पर उपस्थित सारे वो फैक्टर्स पाए जाते हैं जो जीवन को संभव बनाने के लिए ज़रूरी है। जैसे इस पर क्या है? लैंड मौजूद है, इस पर पानी मौजूद है और इस पर हवा भी मौजूद है, जो हमारे जीवन को क्या बनाती है? संभव बनाती है। अगर बात किया जाए कि हमारी पृथ्वी जो है वो अंतरिक्ष से कैसे दिखती है, तो हमारी पृथ्वी जो है वो अंतरिक्ष से एक नीले ग्रह के रूप में दिखाई पड़ती है। क्यों नीली दिखाई पड़ती है? क्योंकि हमारी पृथ्वी पर जो है वो 71% जो है वो पानी मौजूद है। इसके कारण हमारी पृथ्वी कैसे दिख रही है? तो नीली दिखाई पड़ती है। अब बात करें कि इन सारे प्लैनेट्स में अगर किसी प्लैनेट का सबसे ज़्यादा क्या है? वो घनत्व है, तो वो घनत्व किसका है? तो वो हमारी पृथ्वी का जो है वो घनत्व सबसे ज़्यादा है। अगर बात करें कि हमारी पृथ्वी और हमारे सूरज के बीच कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वो है 150 मिलियन किलोमीटर के दूर है। जिसके कारण होता ये है कि सूरज से निकलने वाली रोशनी को हमारी पृथ्वी पर पहुंचने के लिए 8 मिनट और 16 सेकंड का क्या लगता है? समय लगता है। किसी किसी किताब में आपको ये 8 मिनट 20 सेकंड भी दिया हुआ रहेगा। इसका कारण समझिए। हमारी पृथ्वी जो है वो सूरज का जो चक्कर लगाती है वो इलेक्ट्रिकल पाथ पर लगाती है, वो सर्कुलर पाथ पर नहीं लगाती, बल्कि वो किस पाथ पर लगाती है? इलेक्ट्रिकल पाथ पर लगाती है। जिसके कारण होता ये है कि सूरज और पृथ्वी की दूरी कहीं कहीं बढ़ जाती है और कभी कभी घट जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पेरीहिलियन या एपीहिलियन के नाम से जानते हैं। तो ये 3-4 सेकंड का क्या हो जाता है? आगे पीछे हो जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही रहेगा। एग्जाम्स में अगर 16 सेकंड भी दिया रहा है तो ये भी सही है, और 20 सेकंड भी दिया रहा है तो ये भी सही है। लेकिन एग्जाम्स में होगा क्या? इन दोनों में से कोई एक ही दिया रहेगा, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं? टिक कर सकते हैं। अगर बात करें कि हमारी पृथ्वी का जो है वो डायमीटर कितना है, तो हमारी पृथ्वी का जो व्यास है वो कितना है? 12,756 किलोमीटर। और वहीं अगर रेडियस की बात करें तो हमारी पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो है 6,378 किलोमीटर। तो ये थे डायमीटर और रेडियस। इन दोनों में से अगर आपको कोई एक भी याद है तो एग्जाम्स में काम चल जाएगा। अगर मान लीजिए कि डायमीटर दिया हुआ रेडियस निकालने बोलेगा तो वो क्या कीजिएगा? उसको डिवाइड कर दीजिएगा नंबर से, और अगर रेडियस दिया हुआ और डायमीटर निकालने को बोलेगा तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो इन दोनों में से कोई एक भी याद हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं कि हमारी पृथ्वी का झुकाव क्या है। तो देखिए, हमारी पृथ्वी जो है वो 90 डिग्री एंगल नहीं बनाती, बल्कि हमारी पृथ्वी जो है वो क्या है? 23.5 डिग्री क्या है? अपने अक्ष पे झुकी हुई है। जिसके कारण क्या होता है कि हमारे यहाँ मौसम का परिवर्तन होता है। सर्दी, गर्म, ऑटम और स्प्रिंग तरह के सीजन्स क्या देखे जाते हैं? तो ये सारा किसके कारण होता है? तो ये होता है पृथ्वी के झुकाव के कारण। अगर बात करें कि हमारी पृथ्वी जो है वो सूरज का चक्कर एक
एक कितने दिन में पूरा करती है? इसे सूरज का चक्कर पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे का क्या लगता है? वक्त लगता है। तो हम लोगों ने क्या किया, अपने सहूलियत के हिसाब से 365 दिन का 1 साल बना दिया, और ये जो 6-6 घंटे बच गए, इन 6-6 घंटे को हम लोगों ने क्या किया, 4 साल में जोड़ा और एक दिन बना दिया, और उस दिन को हम लोगों ने क्या किया, फरवरी के मंथ में डाल दिया। इसलिए हर 4 साल के बाद जो फरवरी का मंथ आता है वो 29 डेट का आता है, और उसी साल को हम लोग क्या कहते हैं, लीप ईयर के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें कि हमारी पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस पे कितने घंटों पे घूमती है, तो उसे घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। अब अगर बात करें कि क्या हमारी पृथ्वी के पास कोई उपग्रह मौजूद है, जैसे बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह मौजूद नहीं था, लेकिन हमारी पृथ्वी के पास एक उपग्रह क्या है, मौजूद है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मून कहते हैं। इसका दूसरा नाम है, उसे रात की रानी या पृथ्वी का जीवाश्म के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मून के 2 अलग नाम हो गए, इसे रात की रानी और पृथ्वी का जीवाश्म भी कहा जाता है। अगर बात करें कि हमारी पृथ्वी से हमारा जो चांद है वो कितने किलोमीटर दूर स्थित है, तो उसकी जो दूरी है वो 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसके कारण चांद की रोशनी को हमारी पृथ्वी पर पड़ने के लिए 1.3 सेकंड का क्या लगता है, समय लगता है। मतलब 1.5 सेकंड से कम, 1.3 सेकंड, मिनट नहीं है, 1.3 सेकंड का समय लगता है उसे हमारी पृथ्वी पर उसकी रोशनी को पहुंचने पे। अगर बात किया जाए कि हमारी पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में चांद को कितना समय लगता है, तो चांद को जो है वो 27 दिन का क्या लगता है, समय लगता है। और यहाँ एक बात ये है कि चांद जो है वो 27 दिन में हमारी पृथ्वी का एक चक्कर तो लगाता ही है, साथ ही साथ वो 27 दिन में अपना भी एक चक्कर लगा लेता है, जिसके कारण होता यह है कि हमें चांद का हमेशा वन साइड ही दिखता है, हम लोगों को कभी भी चांद का दूसरा साइड दिख नहीं सक पाते। तो हम लोग मैक्सिमम जो वो है वो हम लोग चांद का 57% जो है वो देख सकते हैं। अगर बात करें कि क्या चांद पे किसी भी प्रकार की हवा मौजूद है, वायुमंडल स्थित है, तो चांद पे किसी भी प्रकार का वायुमंडल स्थित नहीं है। वायुमंडल स्थित ना होने के कारण चांद पर 3 अलग अलग तरह के क्या होते हैं, हमें समस्याएं देखने को मिलती है। देखिए, चांद पर वायुमंडल स्थित नहीं है, तो उसके कारण होगा ये कि हम लोग आवाज़ को उत्पन्न तो कर पाएंगे, साउंड हमारे प्रोड्यूस तो होगा, लेकिन साउंड कभी भी किसी को सुनाई नहीं देगा। मान लीजिए हम यहाँ खड़े और यहाँ मेरे सामने कोई एक और व्यक्ति खड़े, तो मेरे मुँह से आवाज़ तो निकलेगा, लेकिन उस व्यक्ति को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि साउंड जो होता है उसे चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे गैस हो। तो साउंड बिना माध्यम के ट्रैवल नहीं करता। तो वहाँ जब माध्यम ही नहीं है तो साउंड ट्रैवल कैसे करेगा? तो वहाँ जब भी हम लोग, हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं वो जाते हैं तो वहाँ अलग अलग फोन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ साउंड जो है वो ट्रैवल्स नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वहाँ वायुमंडल स्थित नहीं। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण होता है वो ये होता है कि देखिए, हमारे वायुमंडल में क्या है, अलग अलग छोटे छोटे कण जो है वो घूमते रहते हैं, जिसको हम लोग नंगी आंखों से देख नहीं पाते। लेकिन होता ही है कि जो सूरज की जो रोशनी आती है वो उस कण से क्या होती है, टकरा जाती है, जिसके कारण वो रोशनी क्या हो जाती है, बिखर जाती है। लेकिन जब वहाँ कोई वायुमंडल उपस्थित नहीं है तो रोशनी कभी भी बिखरेगी नहीं। तो जब आप चांद पर खड़े होकर आसमान को देखिएगा तो वो हमेशा आपको कैसा दिखाई देगा, काले रंग का दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ वायुमंडल उपस्थित नहीं है। और तीसरा जो सबसे बड़ा जो फैक्टर हो जाता है वो ये हो जाता है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे जो कंकड़ और के पत्थर जो घूमते रहते हैं, जो सूरज का चक्कर लगाते हैं, कभी कभी ये होता क्या है कि ये मंगल के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण खींच लिए जाते हैं, और मंगल तो अपनी स्थिति को चेंज कर देता है, जिसके कारण होता क्या है कि वो पृथ्वी चाहे अन्य ग्रह चाहे वो चांद पर गिर जाता है। अब चांद पर गिरेगा तो वहाँ कोई वायुमंडल तो है नहीं जो उसको रोक पाएगा, तो होता क्या है कि वो डायरेक्ट क्या हो जाते, गिर जाते, जिसके कारण चांद पर जो वो बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण हो गया। और उस बड़े बड़े गड्ढे को हम क्या कहते हैं, तो उस बड़े बड़े गड्ढे को हम लोग क्रेटर के नाम से जानते हैं। अब होता ये है कि जब सूरज की रोशनी किस पे पड़ती है, चांद पर पड़ती है, तो उन गड्ढों पे वो रोशनी नहीं जा पाती, जिसके कारण वो जो गड्ढे हैं वो काले रंग के दिखाई पड़ते हैं। तो जो आपको चांद पर जो काला रंग का जो दाग दिखाई देता है वो उसके क्या है, बड़े बड़े गड्ढों का ही प्रतीक है। ये तो कुछ बात हो गई। अब ये समझते हैं कि हाँ, हमारे कंपेरिजन में, मतलब पृथ्वी के कंपेरिजन में चांद का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सिर्फ 1/6 है। इसका क्या मतलब हो गया? मान लीजिए कि कोई 60 kg का व्यक्ति कहाँ चला गया, चांद पर चला गया। जब वो चांद पर जाएगा तो उसको कितना गुरुत्वाकर्षण फील होगा, तो इसको क्या कीजिए, 6 से डिवाइड दीजिए। तो वहाँ जाने के बाद जो अपना वजन जो फील होगा वो सिर्फ कितना फील होगा, 10 kg का फील होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के कंपेरिजन में चांद का जो गुरुत्व है वो कितना है, 1/6 है।
अब बात करते हैं कि हम लोग ने पहली बार चांद पर कदम कब रखा था। तो पहली बार 1969 में अपोलो 11 रॉकेट के द्वारा क्या किए गए थे, 2 इंसानों को क्या किया गया था, चांद पर भेजा गया था। तो पहले इंसान जिन्होंने चांद पर कदम रखा था उनका नाम क्या था, नील आर्मस्ट्रांग। अभी कुछ दिन पहले ही क्या हुआ था कि भारत ने एक नया रॉकेट लॉन्च किया था जिसका नाम था चंद्रयान 3। और ये चंद्रयान 3 क्या था, जो पहला ऐसा हमारा परिक्षेपण था जो साउथ पोल पर चांद के गया था। आज तक जितने भी लोग थे वो लोग हमारे चांद के जो थे वो नॉर्थ पे रहे थे। आज पहली बार जो है वो कोई जो है जो चांद के साउथ पोल पर भी गया था। तो पहला वो देश कौन सा है, तो वो हमारा भारत है, जो किस मिशन के द्वारा गया था, तो चंद्रयान 3 मिशन के द्वारा गया था। अब चांद से जुड़े 3 अलग अलग फिनोमेना है जिन्हें समझना जरूरी है। पहले को हम सुपर मून, दूसरे को ब्लू मून और तीसरे को लाल मून के नाम से जानते हैं। एक एक करके समझते हैं। पहला है सुपर मून। सुपर मून किसे कहते हैं, देखिए ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, चांद लगाता है। तो जब पृथ्वी और चांद के बीच दूरी क्या हो जाए, सबसे कम हो जाती है, इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर मून के नाम से भी जानते हैं। और होता ये है कि उस समय हमें जो चांद होता है वो बड़ा दिखाई देता है, अपने नॉर्मल साइज से क्या दिखता है, बड़ा दिखता है। लगभग 14% जो होता है वो क्या दिखता है, बड़ा दिखता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर मून के नाम से भी जानते हैं। सेकंड है ब्लू मून। देखिए हमारे जो अमावस्या और पूर्णिमा होता है वो 27 दिन के अंतराल पर आता है। तो अगर किसी महीने में, एक ही महीने में क्या पड़ जाए, 2 बार क्या पड़ जाए, पूर्णिमा पड़ जाए। मान लीजिए कि 1 तारीख को क्या था, पूर्णिमा था, 1 तारीख को पूर्णिमा था और 27 दिन बाद फिर से क्या आ जाएगा, पूर्णिमा आ जाएगा। 27 दिन के बाद क्या आ जाएगा, फिर से पूर्णिमा आ जाएगा। तो 1 तारीख को पहला पूर्णिमा और 28 तारीख को फिर क्या पड़ जाएगा, दूसरा पूर्णिमा। तो पहला पूर्णिमा को तो हम लोग पूर्णिमा का नाम से जानेंगे, लेकिन 28 तारीख को जो पूर्णिमा आएगा उसे हमने पूर्णिमा ना करके क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। तो जब एक महीने में 2 बार क्या आ जाए, पूर्णिमा पड़ता है, तो पहले वाले को हम पूर्णिमा और दूसरे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू मून के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा लाल मून। ये हमें मुक्ता कब दिखाता है, जब चंद्र ग्रहण लगता है। तो ये 3 अलग अलग क्या थे, मून्स के फिनोमेना थे जिन्हें आपको जानना जरूरी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मार्स की तरफ। मार्स जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। क्यों रेड प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जिस तरह से हमारा पृथ्वी जो था वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ था, सेम उसी प्रकार से हमारा मार्स भी जो है वो अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है, जिसके कारण मार्स पर भी क्या होता है, मौसम का परिवर्तन होता है। अगर पृथ्वी के बाद अगर किसी और प्लैनेट में है जो जीवन की संभावना ढूंढी जा सकती है तो वो है मार्स। कुछ दिन पहले हमें मार्स पे पानी के भी प्रमाण मिले हैं। तो अगर पृथ्वी के बाद किसी और जगह जहां जीवन हो सकता है वो कौन सा प्लैनेट है, तो उसे मार्स कहते हैं। अगर बात किया जाए कि मार्स के पास क्या कोई उपग्रह है, तो हाँ, मार्स के पास भी 2 उपग्रह मौजूद है। पहले को हम लोग फोबोस और दूसरे को हम लोग डिमोस के नाम से जानते हैं। फोबोस तो एग्जाम्स में उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन डिमोस जो है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि डिमोस जो है वो इन सारे प्लैनेट्स का सबसे छोटा उपग्रह है। तो पूछा जाएगा एग्जाम्स में कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो वो है डिमोस। और वो किसका है, तो वो मार्स प्लैनेट का है। अब बात करें कि ये हमारा जो मंगल है वो सन का चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, तो इसे सन का एक चक्कर पूरा करने में 6 से 87 डेज का समय लगता है। और अपने एक्सिस का वो लगभग 24 घंटे में पृथ्वी के जैसे ही क्या करता है, एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो ये हो गया हमारे पृथ्वी और मंगल के बारे में कुछ विशेष जानकारी। और यहाँ आकर हमारा आंतरिक ग्रह का जो टॉपिक था वो समाप्त होता है। तो शुरुआत हम लोग क्षुद्र ग्रह के साथ करते हैं। इस क्षुद्र ग्रह को हम इंग्लिश में एस्ट्रॉइड के नाम से भी जानते हैं। अब समझते हैं एस्ट्रॉइड होता क्या है। तो एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्रह के टुकड़े को ही हम क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड कहते हैं। और ये भी क्या करते हैं, ये भी हमारे सन का क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब कभी कभी इनसे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट किन 2 प्लैनेट्स के बीच में स्थित है। तो ये जो एस्ट्रॉइड है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है, स्थित है। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स हमारे पास कितने, 8 है। 4 को 2-2 भाग में बांट दीजिए। 4 को आगे वाले को हम क्या कहते थे, आंतरिक ग्रह, और पीछे 4 को हम लोग कहते थे क्या, बाह्य ग्रह। तो ये किसके बीच स्थित हो जाएगा, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के लास्ट में और जोवियन प्लैनेट के फर्स्ट प्लैनेट के बीच में ये स्थित है। तो इस तरह से आप इसके लोकेशंस को याद रख सकते हैं। अब एग्जाम्स में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, उल्का किसे कहते हैं और उल्का पिंड किसे कहते हैं। इन तीनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है। देखिए, जब तक ये सूर्य का चक्कर अपने कक्ष पे लगाते रहेगा तब तक इसे क्या कहेंगे, क्षुद्र ग्रह के नाम से चलेंगे। लेकिन जैसे ही होता ये है कि ये मंगल है जो है वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से इन सारे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। और होता क्या है कि समय के साथ ये मंगल अपनी स्थिति को बदल लेता है और ये जब सारे टुकड़े हैं जो पृथ्वी से आकर टकरा जाते हैं, तो जब ये घूम रहा था तो इसे क्या कहेंगे,
कहेंगे? उल्का पिंड। और जब ये उल्का पिंड ग्रेविटेशनल फोर्स के आकर्षित होने के कारण जब चल देता है तो इसे हम कहते हैं उल्का। और जैसे ही ये क्या होता है, पृथ्वी के साथ टकरा जाता है, तो पृथ्वी का जो थर्मोस्फेयर है, हमारे जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर में है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो जो हमारा जो थर्मोस्फेयर है वहाँ पे क्या स्थित है? आयन मंडल स्थित है। तो इस आयन मंडल में जैसे ही ये टकराता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में घर्षण पैदा होता है और ये पत्थरों में क्या हो जाता है? आग लग जाता है। कभी कभी अगर पत्थर का जो साइज़ होता है वो छोटा हो जाने के कारण वो ऊपर में ही जल के ख़त्म हो जाता है, लेकिन कभी कभी जब पत्थर का साइज़ बहुत बड़ा रहता है तो वो ज़मीन पर गिरने से पहले ही क्या हो जाता है? ज़मीन में गिरने से पहले वो पूरी तरीके से बर्बाद नहीं होता और वो हमारी पृथ्वी पर आकर क्या हो जाता है? गिर जाता है। तो जब हमारी पृथ्वी पर वो पत्थर गिर जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उल्का पिंड। तो ये 3 क्वेश्चन थे। जब तक वो अपने बेल्ट में चक्कर लगा रहा था तब तक उसे कहें क्षुद्र ग्रह। जब वो अपनी स्थिति को क्या किया? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो चल दिया तो उसे कहेंगे उल्का। और जब ये हमारे पृथ्वी पर टकराने के कारण बिना जले हुए पूरी तरीके से कहाँ गिर गया? हमारे पृथ्वी पर गिर गया, तब उसे हम लोग कहेंगे उल्का पिंड। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक बार क्या हुआ कि इसी एस्टेरॉयड बेल्ट का एक बड़ा सा जो उल्का था वो हमारी पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो गया, जिसका नाम हम लोगों ने इजिप्टा रखा। वो साइज़ में इतना बड़ा था कि वो पृथ्वी पर गिरने से पहले पूरी तरीके से जला नहीं, जिसके कारण हमारे पृथ्वी पे क्या हुआ? बहुत बड़ा भूचाल आ गया, जिसके कारण सारा डायनासोर्स जो थे उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। आज का जो हम लोग प्रशांत महासागर देखते हैं, जिसे हम लोग पेसिफिक ओशन कहते हैं, वो उस प्रशांत महासागर का जो एरिया है उसे बनाने का काम भी किसने किया था? तो इजिप्टा नामक क्षुद्र ग्रह के कारण वो बना है। बाद में उसमें पानी जमा हो जाने के कारण वो एक समुद्र का रूप ले लिया। तो सोच लीजिए वो कितना भयंकर होगा, जिसने पूरी डायनासोर की प्रजाति को भी क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो ये उल्का पिंड कभी कभी अच्छे भी होते हैं और ख़राब भी होते हैं। अगर देखा जाए कि क्या ये उल्का पिंड अच्छे हैं, तो देखिए उल्का पिंड से हमें क्या होती है ना कि इसे हमें अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में जानकारी बहुत अच्छी मिलती है। देखिए ये उल्का पिंड जो है वो क्या है? वो हमारे पृथ्वी ये हमारे ग्रह के कुछ शेष भाग है जो एक गोलाकार आकार नहीं ले पा रहा है और वो अलग अलग क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। जब इस उल्का पिंड जब हमारे पृथ्वी पर गिरते तो हमें इनका जब हम अध्ययन करते तो इनसे हमें अपने पृथ्वी के बनने और इनकी संरचना के बारे में क्या मिलता है? बहुत सारी जानकारी मिलती है कि कैसे हमारे पृथ्वी के अंदर मेंटल आया, कोर आया, अलग अलग जो हमारे पास मिनरल उपस्थित है, ये सब के बारे में इन सब चीज़ों से क्या मिलती है? हमें अच्छे से जानकारी मिलती है। तो उल्का पिंड का जो हम लोग यूज़ है उसे हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन के लिहाज से भी बहुत अच्छा समझते हैं। लेकिन कभी कभी इनका साइज़ बड़ा हो जाने के कारण ये खतरनाक भी हो सकते हैं। कहा जाता है कि अगर पृथ्वी हमारी समाप्त होगी तो ये उस उल्का पिंड के गिरने से कारण ही समाप्त होगी, जिस प्रकार से डायनासोर समाप्त हो गया था। तो ये उल्का पिंड कुछ थे। एक बार कभी कभी ये भी कहा जाता है कि यही उल्का पिंड जो थे वही उल्का पिंड क्या कहते हैं? हमारे पृथ्वी पर पानी लाने का भी काम किए थे। तो ये उल्का पिंड की अलग अलग बातें हैं। अभी इस पर रिसर्च चल रहा है, पूरी तरीके से कंफर्म कुछ वैसी बात नहीं, लेकिन जो अभी तत्कालिक जो शोध हुए उसमें ये बातें सामने आ रही है कि क्षुद्र ग्रह के कारण ही क्या हुआ था? हमारे पृथ्वी पर पानी आया था। अब जो नेक्स्ट हमारा जो प्लैनेट है वो है हमारा जो विन प्लैनेट का जो पहला प्लैनेट है वो है हमारा जुपिटर। जुपिटर को अगर साइज के हिसाब से देखा जाए तो ये क्या है? सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसके अलावा बड़ा होने के साथ साथ इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है? बहुत ज़्यादा है। अगर हमारी पृथ्वी को कोई बचाता है तो उसमें बचाने के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है वो किसका है? जुपिटर का हाथ है। जुपिटर के पास इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है कि वो ये सारे एस्टेरॉयड को क्या करता है? अपने से मजबूती से टान कर रखता है, जिसके कारण बहुत कम ही उल्का पिंड क्या होते हैं? हमारे पृथ्वी से टकरा सकते हैं, लेकिन फिर भी छोटे मोटे टकरा जाते हैं। इसके सबसे बड़ा कारण है मंगल। लेकिन अगर ये बृहस्पति नहीं होता तो आज शायद हमारा पृथ्वी अस्तित्व में नहीं होता। तो हमारे पृथ्वी अगर आज अस्तित्व में है, चाहे और जो ग्रह है वो अस्तित्व में, इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि बृहस्पति का जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है जो इन उल्का पिंड को पकड़ के रखता है। इसी चलते हम लोग क्या करते हैं? ये बृहस्पति को धन्यवाद देने के लिए हर 12 साल के बाद क्या लगता है? कुंभ का मेला लगता है। उसमें हम लोग किसको धन्यवाद देते हैं? तो बृहस्पति को धन्यवाद देते हैं। हमारे अस्तित्व अगर बचा हुआ तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो बृहस्पति ही कारण है। बृहस्पति को हम लोग एक और अलग नाम से जानते हैं, इसे हम लोग वैक्यूम किलर भी कहते हैं। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? जो पकड़ के रखता है। तो बृहस्पति का दूसरा नाम क्या है? वैक्यूम क्लीनर। अगर इसके पास देखा जाए कि इसके पास मून की संख्या कितने, मतलब उपग्रह कितने हैं, तो इसके पास जो टोटल अभी का लेटेस्ट जो रिसर्च है उसके हिसाब से 92 है। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रमाणित कितने हैं तो सिर्फ 16 है। टोटल नंबर ऑफ 9 अभी तक कितने हमें मिले हैं? 92, लेकिन प्रमाणित कितने हैं? 16। अब इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है। देखिए आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके पास 50 डिग्रियाँ, लेकिन प्रमाणित कितनी आपने फर्जी ली है, कितनी आपकी सच की मेहनत की है? तो सच में अगर देखा जाए तो उसके पास 16 है, लेकिन उसके बाद टोटल कितनी है? 92।
और उसमें इस 92 में जो सबसे फेमस जो इसका उपग्रह है उसका नाम है गैनीमेड। गैनीमेड जो है गैनीमेड जो है वो किसका है? बृहस्पति का। और ये बृहस्पति जो है वो सन का एक चक्कर लगाने में 11 साल 11 महीने का समय लेता है। और अपने एक्सिस पे कितने देर में घूमता है? तो ये लगभग 9 घंटा 56 मिनट में अपने एक्सिस पे एक चक्कर लगा लेता है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये बृहस्पति जो है वो सबसे कम समय में अपना एक चक्कर लगाता है, मतलब अपने एक्सिस पे एक चक्कर लगाता है। जहाँ हमारी पृथ्वी 24 घंटे का समय ले रही थी, वहीं ये कितना ले रहा है? सिर्फ अप्रॉक्स में माना जाए तो सिर्फ 10 घंटे का ही समय क्या लेता है अपने एक्सिस पे घूमने के। तो अपने एक्सिस पे इसका घूर्णन क्या है? सबसे तेज। और सबसे कम किसका था? तो सबसे कम था शुक्र का। ये लगभग 243 डेज ले रहा था एक चक्कर लगाने के लिए। तो सबसे तेज है बृहस्पति और सबसे धीमे घूमता है वो है शुक्र। अब नेक्स्ट जो हमारा प्लैनेट है वो है सैटर्न या शनि। शनि क्या है? साइज में सबसे दूसरा बड़ा है। अगर घनत्व की दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे कम घनत्व का, जहाँ सबसे ज़्यादा घनत्व था वो था हमारी पृथ्वी का, और सबसे कम घनत्व है शनि का। आप गुरुत्वाकर्षण और घनत्व में कन्फ्यूजन नहीं खाएं। गुरुत्वाकर्षण मतलब वो कितनी कैपेसिटी से खींच रहा हो, घनत्व का मतलब वो कितना भारी है या कितना हल्का है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो शनि कैसा है? सबसे कम घनत्व का, और सबसे ज़्यादा घनत्व का था हमारी पृथ्वी। ये जो शनि है इसके पास जो है वो एक रिंग शेप बनी हुई है, और ये रिंग शेप जो है वो 7 छल्ला का बना हुआ है। रिंग क्या होता है? तो ये हमारी जो ये मान लीजिए ये शनि है, इस शनि ग्रह के साइड में क्या करता है? 7 छल्ला का एक रिंग जो है वो उसके सर्कुलर पाथ पे क्या करता है? रोटेट करता है। और ये 7 छल्ला का बना, ये 7 छल्ला मेरे लिए आया कहाँ? तो ये जो शनि है इसी के टुकड़े हुए अंग को क्या करा? उसने अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच के उसे अपने ही पास क्या कर रखा? रोटेट कर सका। तो इसके पास टोटल 7 छल्ला का क्या है? रिंग है। अगर उपग्रह की दृष्टि से देखा जाए तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ उपग्रह कितने? तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ उपग्रह है 62, लेकिन प्रमाणित कितने? 21। अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है, तो आप मारिएगा ऑप्शन में शनि, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रमाणित जो है वो 21 है। इसके पास 16 ही थे और इसके पास 21 है। इसका जो सबसे फेमस जो उपग्रह है वो है टाइटन। टाइटन जो हम लोग घड़ी पहनते हैं टाइटन का, वो टाइटन जो है वो किसका उपग्रह है? तो सैटर्न का उपग्रह है। अगर देखा जाए कि ये कितने दिन में चक्कर लगाता है, तो इसे सूरज का एक चक्कर लगाने में 29 साल 5 महीने का समय लगता है। वहीं अपना एक एक्सिस पे ये चक्कर लगाता है 10 घंटे 40 मिनट पे वो अपना चक्कर पूरा कर लेता है। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये पीछे के जो 4 प्लैनेट्स हैं उनके एक्सिस और उनके सन के रोटेशन के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन आगे के जो 4 थे वो इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट जो हमारा प्लैनेट है वो है अरुण। अरुण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूरेनस के नाम से जानते हैं। यूरेनस के पास भी क्या है? छल्ला मौजूद है, लेकिन इसके पास जो छल्ला है वो सिर्फ 5 छल्ला है। इसके पास जो रिंग थे वो 7 छल्ला का था। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत यूरेनस की वो ये है कि ये अपने एक्सिस पे 180 डिग्री झुका हुआ है। जहाँ हमारा पृथ्वी जो था वो 23.5 डिग्री झुका हुआ था, वहीं ये पूरी तरीके से 180 डिग्री झुका। मतलब ये लेटा हुआ प्लैनेट है 180 डिग्री पूरा। ये ऐसे था, ये पूरा ऐसे हो गया, मतलब ये क्या हो गया? लेट गया। इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये 180 डिग्री घुमा हुआ है। इसके अलावा इसके 180 डिग्री झुके होने के कारण ये जो है ये सबसे ठंडा प्लैनेट है। मतलब अगर सबसे कोल्ड था वो कौन था? वेनस। वहीं सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन है? तो वो है यूरेनस। इसके 180 डिग्री का देखिए, अगर ये 180 डिग्री झुका रहेगा तो जब भी इसके सूरज की किरण पड़ेगी तो ये सूरज की किरण क्या हो जाएगी? स्लिप करके ऊपर और नीचे से चली जाएगी। ये सूर्य की किरण को रोक नहीं पाएगा, जिसके कारण इसके पास हीट की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो इसके कारण ये क्या है? सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है। जहाँ मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा था कि शुक्र और अरुण जो है वो कैसे प्लैनेट है? तो ये उल्टा घूमते हैं, मतलब एंड क्लॉकवाइज ये क्या करते हैं? सूरज का चक्कर लगाते हैं। और बाकी सारे प्लैनेट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। यूरेनस को हम लोग ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। यूनिवर्स में देखने पे ये हमें ग्रीन कलर का दिखाई देता है। इसे हम लोग आधुनिक ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और ये सूरज का एक चक्कर लगाने में 84 साल का समय लेता है, और अपने एक्सिस पे घूमने में इसे 17 घंटे 14 मिनट का वक्त लगता है। अब हमारा जो लास्ट प्लैनेट है वो है नेपच्यून या वरुण। कभी कभी एक बार मैंने क्वेश्चन में देखा था कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि यूरेनस और नेपच्यून किसे कहते हैं। देखिए यूनाइटेड नेशन एक विश्व की सबसे बड़ी संस्था की गिनती में आती है। तो यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून, आप ऐसे याद रख सकते हैं। यूएन का मतलब यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। तो यू से क्या हो जाएगा? अरुण, और एन से वरुण।
नेक्स्ट जो हमारा प्लैनेट है वो है हमारा नेपच्यून। नेपच्यून क्या है, साइज में अगर देखा जाए तो ये चौथा सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसे नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। देखिए नीला ग्रह 2 हो गया, अगर पानी हमारे पृथ्वी पे क्या है 71% वाटर है, इसलिए ये क्या दिखता है, नीला दिखता है। लेकिन हमारा वरुण जो है वो भी नीले कलर का दिखाई देता है, लेकिन ये दिखाई देता है मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण। मीथेन गैस जो होता है वो नीले रंग का दिखाई पड़ता है, इसलिए यूरेनस भी जो है नेपच्यून जो है वो भी किस कलर का दिखाई देता है, तो नीले कलर का दिखाई देता है। अगर बात करें कि ये सन का चक्कर कितने सालों में पूरा करता है, तो एक चक्कर लगाने में से 164 ईयर का समय लगता है। वहीं अपने एक्सिस पे घूमने के लिए इसे 16 घंटे और 7 मिनट का क्या लगता है, समय लगता था। तो ये हमारे चारों प्लैनेट्स क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। बाह्य ग्रह के चारों प्लैनेट्स कंप्लीट हो गए। अब इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमें जानना चाहिए, जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए पहले हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट जो थे वो 9 थे, लेकिन बाद में अगस्त के महीने 2006 के अगस्त के महीने में हमारा जो लास्ट प्लैनेट प्लूटो था उसे हटा दिया गया, और अभी टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट की संख्या 8 है। प्लूटो को जो है अब वो छोटा बौना ग्रह के श्रेणी में डाल दिया गया है। तो ये समझते हैं वो प्लूटो स्थित कहाँ था। देखिए ये हमारा लास्ट ग्रह जो है वो नेपच्यून है। ये नेपच्यून, इस नेपच्यून के बाद एक बेल्ट पाया जाता है, जिस बेल्ट को हम क्या कहते हैं, क्यूपर बेल्ट के नाम से जानते हैं। और ये किसके बाद पाया जाता है, नेपच्यून के बाद पाया जाता है क्यूपर बेल्ट। ये क्यूपर बेल्ट जो है वो ऐसा बेल्ट है जहाँ सूरज की प्रकाश जो है वो बहुत कम मात्रा में पहुँचती है, या कहे तो नाक की मात्रा में पहुँचती है। तो ये जो एरिया, जो क्यूपर बेल्ट का एरिया है, ये ठंडा एरिया पाया जाता है। तो जितने भी छोटे बौने ग्रह हैं, चाहे जितने भी कॉमेट है, जिसे हम लोग धूमकेतु के नाम से जानते हैं, ये सारे कहाँ स्थित है, तो ये हमारे क्यूपर बेल्ट पे स्थित है। अब देखिए हमारा जो प्लूटो था वो नेपच्यून के बाद स्थित है। ये हो गया हमारा प्लूटो। प्लूटो ऐसा लास्ट प्लैनेट था जहां सूरज की रोशनी पहुंचती थी, लेकिन 2006 में क्या किया गया, प्लूटो को हटा के उसको डॉर्फ मतलब बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। इसी क्यूपर बेल्ट में क्या पाए जाते हैं, तो कॉमेट पाए जाते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में धूमकेतु के नाम से भी जानते हैं। कॉमेट क्या होते हैं, अब देखिए कॉमेट क्या होते हैं, तो ये कॉमेट जो होते हैं वो मेनली बर्फ के बने हुए होते हैं, और ये भी क्या करते हैं, ये भी सूरज का चक्कर लगाते हैं। जब ये सूरज के नज़दीक आते हैं तो इनका जो बर्फ है वो पिघलने लगता है, और ये बर्फ जो पिघलता है वो एक रे के मतलब एक पूंछ की तरह दिखता है। इसीलिए हम लोग कॉमेट को जो है वो पूंछ तारा के नाम से भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब इसका बर्फ पिघलता है तो वो एक रे की तरह पूंछ की तरह दिखता है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, पुच्छल तारा के नाम से भी जानते हैं। और पहली बार इसको ढूंढने का काम कौन किया था, एडमुंड हेली ने किया था। लास्ट बार जो पुच्छल तारा जो दिखा था वो हमें 1986 में दिखा था, और ये सूर्य का एक चक्कर जो लगाता है वो 76 ईयर्स में लगाता है। तो नेक्स्ट जो हमें जो पुच्छल तारा जब हमें दिखेगा तो वो दिखेगा कब, हमें 2061 में दिखेगा। तो नेक्स्ट जो हमें पुच्छल तारा कब दिखेगा, 2061 में दिखेगा। तब तक हम और आप जीवित रहेंगे, तब तक हम लोग इसे आराम से देख सकेंगे। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी किसके बारे में, तो पुच्छल तारा के बारे में। और इसे ढूंढने का काम क्या था, एडमुंड हेली था। और इन्हीं के नाम पे जो पुच्छल तारा है उसका हम लोग नाम क्या दे दिया, हेली कॉमेट है, क्योंकि ढूंढा किसने, एडमुंड हेली ने। तो हेली के नाम पे ये क्या रखा गया, तो ये जो पुच्छल तारा जो हर 76 साल के बारे में दिखता है उसे हम लोग कौन सा कॉमेट कहते हैं, हेली कॉमेट के नाम से जानते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक जानकारी सोलर सिस्टम के बारे में। तो यहाँ आकर हमारा ये सोलर सिस्टम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।